रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी में मैं धर्मेंद्र राज सिंह भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजस्थान ज्योग्राफी की मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योग्राफी का जो एक क्वेश्चन है उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के द्वारा हम किस प्रकार प्रश्नों को करना सीखें। साथ में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में जब किसी प्रश्न को हमें राइट करना होता है तो हमें निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है। और परफेक्ट आंसर जो देने का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन तरीका है रिजेक्शन मेथड। मान लीजिए किसी क्वेश्चन कोई पूछा है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इसमें से रिजेक्ट करने पड़ेंगे कि ए सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी सही नहीं है, इसलिए बी सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी कि जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं का आयोजन जो होता है वह अधिकतम योग्यतम का चुनाव करना होता है। तो योग्यतम का चुनाव करने के लिए क्या करते हैं, जो योग्यतम या सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होते उनको रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ परीक्षा प्रणाली में विशेषकर ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आप लोगों को ये निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि हमें प्रश्न को, बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, ये भी इन प्रश्नों के साथ साथ हम आसानी से सीख गए। आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जो है उनके प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहाँ एक एक क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसानी से पढ़ने में आ रहा है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो यहां पर क्वेश्चन समझना जरूरी है, एक तो संरचनात्मक दृष्टि क्या होती है, स्ट्रक्चरल व्यू। तो संरचनात्मक दृष्टि यहां पर फिजिकल पूछा है तो निश्चित रूप से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। दूसरा उच्चावच, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ, मतलब हम धरातल पर दिखाई देने वाली द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां। जो ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि धरातल पर जितने भी हमें असल रूप दिखाई देते हैं वह असल रूप 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक उच्चावच, एक द्वितीयक उच्चावच और एक तृतीयक उच्चावच। तो प्राइमरी रिलीफ, सेकेंडरी रिलीफ और तृतीयक या टर्सरी रिलीफ। तो ध्यान रखना, उच्चावच का अर्थ होता है धरातल पर दिखाई देने वाले पर्वत, पठार और मैदान से यहां पर तात्पर्य। अगर हम संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उत्तरी बृहत मैदान और नंबर 2 दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार। मतलब इंग्लिश में ग्रेट प्लेन या नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन और दूसरा है पेनिसुलर प्लेटी। ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरे में उत्तरी बृहत मैदान। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, जिसमें तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो यहां पर हमें भारत के भूगोल के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा। अगर भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो ये भारत का जो मानचित्र है, तो यहां पर ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, यानी कि अरावली पर्वतमाला, यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला और ये दक्कन की पठार वाला हिस्सा, ये तो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। जबकि यहां गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान के साथ साथ ये राजस्थान का मरुस्थल, ये किसका हिस्सा माना जाता है, उत्तरी बृहत मैदान। यानी कि जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में कोई भी भाग हिमालय से संबंधित नहीं है, यानी कि जहां जहां पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दे रखा है उसको हमें क्या करना है, रिजेक्ट। यहां पर भी ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए। अब तीसरे पर बात करें तो
यहाँ तटीय मैदान, तो ध्यान रखना हमें अच्छे से पता है कि राजस्थान में कहीं पर भी समुद्र का तट नहीं लगता है, तो यहाँ पर भी हमने रिजेक्शन कर दिया। तो आप लोग कौन सा क्वेश्चन उत्तर राइट करके आएंगे? आपको उत्तर राइट करना पड़ेगा उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अगर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में अगर हम विभक्त करते हैं तो नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको राजस्थान का मरु मैदान भी कहा जाता है। ध्यान रहे, राजस्थान का मरु मैदान जो है और राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो किसका हिस्सा है? उत्तरी बृहत मैदान का। जबकि अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे न केवल राजस्थान ज्योग्राफी की पहचान की है, आपसे यह भी जानना चाहा है कि किस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर भारत की फिजियोग्राफी या भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर दे सके। तो ध्यान रहे, हमें भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर राजस्थान में केवल और केवल एक तो पेनिसुलर प्लेट्यू का हिस्सा दिखाई देता है और दूसरा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का हिस्सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1 कारण सहित एक क्यों सही है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूं कि बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि बोल्डर्स जो होते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं गोलाश्म। क्या कहते हैं? गोलाश्म। ध्यान रहे, जिन क्षेत्रों में प्लिस्टोसिन कालीन हिमयुग के प्रमाण होते हैं, जहां सतत हिमाच्छादन की दशा होती है, वहां पर गोलाश्म का निर्माण होता है। यानी कि हिमयुग के जो प्रमाण होते हैं वहां पर गोलाश्म का। अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिवाइड करें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर 4.6 अरब वर्ष से लगाकर वर्तमान 10,000 वर्ष तक का जो समय है उसको हम विभिन्न भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें अगर हम आगे की बात करेंगे तो प्रोटेरोजोइक है उसके भाग। तो यहां पर आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि मेसोजोइक, जुरासिक, मेसोजोइक के 3 भाग हैं। एक तो जुरासिक, इसके बाद ट्रियासिक और इसके बाद क्रिटेशियस। ध्यान रहे, जुरासिक जिसको हम डायनासोर का काल कहते हैं, उसके बाद का काल ट्रियासिक कहलाता है और बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया होती है जिसको हम क्रिटेशियस कहते हैं। तो ध्यान रखना कि यहां पर ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं है, यहां पर गोलाश्म है। तो गोलाश्म जो है वो प्लिस्टोसिन कालीन हिमयुग में निर्मित होते हैं और इस कारण यह जो गोलाश्म हमें दिखाई देते हैं वह कार्बेनिफेरस युग में, यानी कि सेनोजोइक काल जो है, इसमें सेनोजोइक काल में बहुत सारे काल है। इसमें पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। जबकि इससे पहले वाला जो समय है इसमें कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बेनिफेरस और पर्मियन, इन युगों पर अगर हम ध्यान दें तो ध्यान रखना कि कार्बेनिफेरस युग जो है उसमें राजस्थान में का जो भाग है उसमें गोलाश्म की प्राप्ति होती है। तो आपको राइट करके आना है गोलाश्म। ध्यान रहे, यह बाप बोल्डर्स की संरचना वैसी की वैसी अगर भारत में कहीं पर प्राप्त होती है तो एक प्लेस है जिसका नाम है तालचर। ध्यान रहे, तालचर उड़ीसा का है और उड़ीसा का तालचर भी भारत में लिग्नाइट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि बाप बोल्डर्स राजस्थान के जोधपुर में प्राप्त होते हैं। किस युग के प्रमाण माने जाते हैं? तो कार्बेनिफेरस युग के प्रमाण माने जाते हैं। कार्बेनिफेरस लिखा है लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो परमो कार्बेनिफेरस होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यह ऑप्शन जो है जो आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ सेवा चयन के बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया, जिसमें पर्मियन और कार्बेनिफेरस दोनों को मिलाकर परमो कार्बेनिफेरस, जहां पर मैंने यहां पर युग लिखे जिसमें कार्बेनिफेरस सॉरी कैम्ब्रियन, इसके बाद ऑर्डोविशियन, इसके बाद सिल्यूरियन, इसके बाद डिवोनियन, इसके बाद कार्बेनिफेरस और पर्मियन। तो कार्बेनिफेरस और पर्मियन के समय राजस्थान में किसका बाप बोल्डर का संबंध है। तो ध्यान रखना ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड है। जब हम क्लास पढ़ेंगे या राजस्थान का फिजिकल स्ट्रक्चर
जियोलॉजिकल एजेस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान में कौन कौन से प्रमाण पाए जाते हैं। और राजस्थान में हिमयुग के प्रमाणों में अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्राप्त होने वाली मुल्तानी मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी है वह भी किसका एग्जाम्पल मानी जाती है, हिमयुग का एग्जाम्पल मानी जाती है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो ध्यान रखना कि राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों। जबकि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर रखा है। कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर रखा है? 7 भौतिक प्रदेशों। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम क्लास पढ़ेंगे तब 7 भौतिक प्रदेशों के नाम भी लिख देंगे, जिसमें नंबर 1 पश्चिमी शुष्क मैदान है, नंबर 2 पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान है, नंबर 3 नहरी मैदान है, नंबर 4 अरावली है, नंबर 6 पूर्वी मैदान है, नंबर 5 पूर्वी मैदान है, नंबर 6 दक्षिणी पूर्वी मैदान है। इस प्रकार उन्होंने लगभग 7 प्रदेशों में व्यक्त कर रखा है। यहाँ केवल हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर रखा है, तो 7। सामान्यतः राजस्थान को हम कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं, तो 4। ध्यान रखना है कि प्रोफेसर RL सिंह, जिनका नाम है रामलोचन सिंह, और रामलोचन सिंह ने भी राजस्थान को 2 प्रमुख, कितने? 2 प्रमुख, 4 उप एवं 12 गौण प्रदेशों में विभक्त किया है। तो यहां पर राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, तो आपको राइट करके आना है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ध्यान रहे, एक तो थार मरुस्थल या थार का जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल क्रिटेशियस काल में टेथिस सागर के पीछे हटने से बनता है। टेथिस सागर के पीछे हटने से यह बनने वाला मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, इसका विस्तार 2 देशों में है। एक तो भारत और दूसरा है पाक, यानी कि पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान में इसका हिस्सा कितना है? 15%। जबकि राजस्थान या भारत में कितना है? 85%। ध्यान रहे, इस 85% हिस्से की बात करें तो यह 85% हिस्सा एक तो राजस्थान से संबंधित, एक पंजाब से संबंधित, एक गुजरात से संबंधित और एक हरियाणा से संबंधित। यहां पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि राजस्थान भारत में स्थित थार के मरुस्थल का 62% भाग रखता है। कितना प्रतिशत रखता है? 62%। और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 61.11% भाग क्या है? मरुस्थलीय है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो सामान्य प्रश्न है, हम कहीं कंफ्यूजन हो जाते हैं कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात तो हम लिख देते हैं, लेकिन हरियाणा हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो ध्यान रखना है कि हरियाणा का भाग भी किसमें सम्मिलित होता है? राजस्थान के थार के मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो ध्यान रखना कि मरुस्थल में जैसे देख लीजिए, ये पवन प्रवाहित हो रही है, तो पवन क्या करती है? बालू को उड़ाती है, और बालू को उड़ा के बालू का स्तूपों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बालू का स्तूप। तो यहां पर स्थानीय भाषा में शब्द दे रखे ढोर, यानी कि रेवड़ या पशु। रोहिड़ा आप जानते ही है, राजस्थान का राज्य पुष्प। इसके बाद खिजड़ी आप जानते ही है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। और इसके बाद धरियन। तो अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में कहीं पर कोई सैंड ड्यून्स है या बालू का स्तूप है, अगर यह बालू का स्तूप
पवन के साथ प्रवाहित होकर बिखर जाता है तो उस प्रकार के स्थानांतरित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? धरियन। यानी कि यहाँ मोबाइल लिखा है, ट्रांसफेरेबल सैंड ड्यून्स को ही हम क्या कहते हैं? धरियन। अगर किसी क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये जो धरियन है वो पूरी तरह बिखर जाते हैं और विस्तृत क्षेत्र में रेत और रेत का मैदान बन जाता है, यानी कि जहां पर रेत ही रेत होती है, और उस भाग को हम कहते हैं थली। क्या कहते हैं? थली। तो आपको ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि थली किसे कहते हैं? तो जब स्थानांतरित बालू का स्तूप या धरियन के कारण किसी स्थान पर रेत का जमाव हो जाता है, जहां दूर दूर तक रेत दिखाई देती है, उस प्रकार के क्षेत्र को थली कहते हैं। राजस्थान में अगर हम थली की बात करें तो बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और उसके साथ साथ गंगानगर का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको भी किस नाम से जाना जाता है? थली। तो यहां पर ऑप्शन राइट कौन सा करके आएंगे? धरियन। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में, तो सबके बारे में जानकारी रखनी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प, इसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान, इसका वैज्ञानिक नाम टीकामेला अंडुलेटा। रोहिड़ा का जो पुष्प होता है वह केसरिया रंग का होता है, और केसरिया या पीले रंग का होता है, जिसे मरुस्थल का सौंदर्य या ब्यूटी ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। और इसके बाद रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल में पाया जाता है, और इस कारण इसे मरुस्थल का सागवान या मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद खिजड़ी के बारे में आप जानते हो कि खिजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया, संस्कृत में इसको कहते हैं नाम भूल रहा हूं मैं, शेखावटी में तो इसको कहा जाता है झाटी, और संस्कृत में इसको कहते हैं शमी। तो शमी, झाटी या खिजड़ी। ध्यान रहे राजस्थान में विजयादशमी के दिन खिजड़ी की पूजा की जाती है। जब हम अमृता देवी बिश्नोई का आंदोलन भी पढ़ते हैं तो खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ही, या खिजड़ी पश्चिमी राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खिजड़ी जो होती है उसकी जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों का जो हरा चारा होता है उसकी लूम्ब कहा जाता है। राजस्थानी संगीत भी है कि लड़ली लुम्बा जुम्बा जाए। तो खिजड़ी, हरे पत्ते, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त जगह है, केवल हमें जानकारी रखनी है। यानी कि एक प्रश्न को हम जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम 4 ऑप्शनों के बारे में कहां कौन सा उत्तर हो सकता है उसको भी हम डिटेल में जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत प्रकार के मरुस्थल के टीले होते हैं, और टीलों को ही हम भूगोल की भाषा में बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, यानी कि सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर पवन दिशा के समानांतर होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय या पवनानुवर्ती। एक बालू का स्तूप तो रेखीय या पवनानुवर्ती हो जाता है। दूसरा समकोणीय या अनुप्रस्थ। तीसरा बरखान। चौथा सीफ। पांचवा तारा। छठा नेबखा, और सातवां परवलयिक। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पवन प्रवाहित होती है तो पवन दिशा के समानांतर बालू का जमाव हो जाता है। उस दशा में जो बालू का स्तूप निर्मित होता है उसको तो हम क्या कहेंगे? रेखीय। मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पवन प्रवाहित हो रही है और पवन के आड़े अगर बालू का स्तूप बन जाता है तो इसे समकोणीय, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ कहते हैं। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर कोई बालू का स्तूप इस प्रकार लंबवत फैला हुआ है, आड़ा है, उस दशा में ये पवन प्रवाहित हो रही है, और इस प्रवाहित प्रवन होने के कारण अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मध्यवर्ती भाग क्या हो गया? आगे। दोनों किनारे कहां चले गए? पीछे। ये आंतरिक भाग क्या हो गया? मंद, जिसको हम कहेंगे अवतल। और ये बाह्य भाग कैसा हो गया? उत्तल। तो इस प्रकार का बालू का स्तूप कैसा दिखाई देगा? अर्धचंद्राकार। और इस प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम
बरखान कहते हैं। तो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो बरखान कहा जाता है। अगर किसी क्षेत्र में बरखान एक सिरा आगे बढ़ जाए, ये हॉकी स्टिक नुमा बन जाए, तो उसी को आगे हम क्या कहेंगे? सीप। अगर नेबका किसी झाड़ी के चारों तरफ अगर मरुस्थल का बालू का जमाव हो जाए तो उसको नेबका कहते हैं। इसी को हम अरबी भाषा में सब्र काफिज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तारा बालू का स्तूप है, इसके बाद परवलिक बालू का स्तूप है। हम जब डिटेल में बात करेंगे सारे बालू का स्तूप किस प्रकार से बनते हैं, राजस्थान में कौन कौन से बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, अक्सर इसको लेकर कि भालेरी गांव चूरू में निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूप दिखाई देते हैं, तब भी हमें क्या राइट करके आना है? बरखान। बरखान में हमें क्या ध्यान रखनी है कि मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इसका आंतरिक भाग अवतल यानी कि मंद, जबकि बाह्य ढाल कैसा होता है? उत्तल होता है। इसके बाद नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो जब हम राजस्थान का पश्चिम के मरुस्थल का भाग पढ़ते हैं, यानी कि राजस्थान के मानचित्र में अगर हम देखें तो राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें ये वाला हिस्सा अरावली के दक्षिण का पश्चिम का हिस्सा, अरावली के पश्चिम में हिस्से में बात करें तो यहां पर हम बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल की, और इसके बाद यहां पर है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को जब हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो पहला भाग होता है घग्गर बेसिन, दूसरा भाग होता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, तीसरा भाग होता है शेखावटी, और चौथा भाग होता है लूनी बेसिन। तो ध्यान रखना है कि घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तर का भाग, ये पूरा का पूरा घग्गर का मैदान, इस क्षेत्र को गोडवाड़नी के क्या कहते हैं? नाली। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। चंबल बेसिन यानी कि हाड़ौती वाला भाग, तो यहां पर हाड़ौती का भी गोडवाड़ से संबंध नहीं है। इसके बाद काली सिंध, तो काली सिंध भी किसकी? चंबल प्रदेश की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल है या स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है, जहां अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी? लूनी नदी, और उदयपुर और पाली की सीमा पर स्थित गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली जवाई बेसिन का हिस्सा, यानी कि झालोर के आहोर से लगाकर पाली के बाली तक के प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। और इसलिए ऑप्शन आप क्या राइट करके आएंगे? लूनी जवाई बेसिन। इसके बाद नेक्स्ट, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, ध्यान रहे, विश्व में जो पर्वत श्रेणियां हैं इसमें अधिकांश पर्वत श्रेणियों की बात करें तो अधिकांश पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण या उत्तर पूर्व से दक्षिण है, क्योंकि प्लेटों के संचलन के कारण या जहां जहां पर प्लेटें पश्चिम की ओर गतिमान हुई है और अवरोध हुआ है, वहां निश्चित रूप से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण में सिरोही से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में अलवर एवं झुंझुनू तक। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो सर्वाधिक चौड़ा भाग तो कौन सा है? दक्षिणी। और सबसे संकरा भाग कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भाग। यानी कि अगर हम बढ़ने की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या होगी? धीरे धीरे चौड़ाई में क्या होती है? वृद्धि। यानी कि सर्वाधिक जो चौड़ा हिस्सा है वो कहां पर है? सिरोही। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट करके? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में है, तो आप राइट करके आएंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ध्यान रखना है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखना है पूछा क्या है। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में प्रश्नों को सोल्व करते हैं, और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है तो उत्तर पूर्व से यह दक्षिण पश्चिम की ओर क्या हो जाती है? फैलती जाती है।
संकरा भाग उत्तर पूर्व में है, जबकि चौड़ा भाग कहां पर है? दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि सामान्यतः अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष से लगाकर वर्तमान तक अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर 4 बार पर्वत बने हैं। एक तो प्रारंभ में प्री कैम्ब्रियन युग में पर्वत बनता है, जिसकी पर्वत निर्माण का घटना को क्या कहा जाता है? आर्कियन। इसके बाद दूसरी घटना उसको कहा जाता है कैलोडोनियन। तीसरी घटना को कहा जाता है हर्सियन और चौथी घटना को कहा जाता है अल्पाइन। परीक्षा में प्रश्न ध्यान रखना है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होता है? यहां पर जियोलॉजिकल एज पूछा है, यानी कि भूगर्भिक काल। ध्यान रहे, भूगर्भिक काल की बात करेंगे तो 4.6 अरब वर्ष यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लगाकर 58 करोड़ वर्ष तक का जो समय है, जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, इस संपूर्ण जियोलॉजिकल एज को हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। और इस प्री कैम्ब्रियन युग में पहली बार पृथ्वी पर पर्वत निर्माण घटना होती है, जिसको आर्कियन कहा जाता है। तो ध्यान रहे, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में घटित आर्कियन पर्वत निर्माणकारी घटना से होती है। यहां पर ध्यान रखना है, कहीं आपको मिनरल के क्वेश्चन में भी पूछ ले कि क्या कारण है कि अरावली पर्वतमाला की औसतन ऊंचाई सभी पर्वतमालाओं में कम है? तो अरावली पर्वतमाला विश्व में अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन और भारत में अरावली अपने समकक्ष युग की पर्वत श्रेणियां हैं। इनकी निर्माण के समय इनकी ऊंचाई लगभग 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के लगभग होती है, लेकिन वर्तमान में ये पर्वत की परिभाषा पर फिट नहीं बैठती। इसकी औसतन ऊंचाई मात्र कितनी होती है? 930। तो वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। ध्यान रहे, मेसोजोइक काल नहीं है, पैलियोजोइक भी नहीं है और सेनोजोइक भी नहीं। तो यहां पर राइट कौन सा होगा? प्री कैम्ब्रियन। लेकिन पढ़ना है, अगर आपको परीक्षक ये पूछे कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस पर्वत निर्माणक युग में हुआ है? किसमें हुआ है? पर्वत निर्माणक युग, यानी कि ओरोग्राफिक या माउंटेन बिल्डिंग एज। तो माउंटेन बिल्डिंग एज में अगर प्री कैम्ब्रियन दिया हुआ है, तब भी आप किसको राइट करके आओगे? आर्कियन। ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग किताबों में पढ़ तो लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में या आर्कियन पर्वत निर्माणकारी घटना से हुई है, लेकिन हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि जियोलॉजिकल एज कौन से हैं और ओरोग्राफिक या माउंटेन बिल्डिंग एज कौन से हैं। इसके बाद अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो अच्छे से जानते होंगे कि प्लेट क्या है। बाकी सामान्य विद्यार्थियों के लिए तो प्लेट खाने की प्लेट हो सकती है, प्लास्टिक की प्लेट हो सकती है या अलग धातु की प्लेट हो सकती है। तो प्लेट विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यहां भूगोल में अगर प्लेट पूछा है तो धरातल की सतह से 70 किलोमीटर की गहराई तक का दृढ़ या कठोर खंड होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लेट कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का जो निर्माण है वो 7 प्लेटों से हुआ, जिसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो हिस्सा है, जिसमें एक तो सोमाली प्लेट, ये सोमालिया का हिस्सा है। इसके बाद सुंडा प्लेट, बंगाल की खाड़ी में सुंडा द्वीप का हिस्सा है। यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया हिमालय के उत्तर का हिस्सा है। तो ध्यान रखना कि एक महत्वपूर्ण प्लेट है जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पर इसने सब डिवीजन कर लिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो हिस्सा भारत से संबंधित है उसे इंडियन प्लेट या अरेबियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अरब सागर का जो हिस्सा है जो भारतीय भूमि से संबंधित है, यह भाग किससे निर्मित है? तो अरावली पर्वत, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अरेबियन प्लेट से
अलग हुई मानी जाती। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्लेट धरातल की सतह से 70 किलोमीटर की गहराई तक का दृढ़ खंड संपूर्ण पृथ्वी पर आबद्ध है। ध्यान रहे, पृथ्वी पर प्लेटों की संख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार 7 है, जिसमें 7 प्रमुख प्लेटें और 14 गौण प्लेटें। यहां पर जितनी भी प्लेटें दे रखी है वो सारी की सारी गौण प्लेटें हैं। सोमाली प्लेट भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, सुंडा प्लेट भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट जिसका इंडो ऑस्ट्रेलियन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो पहले ऑप्शन में ही ये रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह भाग तो हिमालय के उत्तर में स्थित है। जबकि अरेबियन प्लेट, सुंडा प्लेट और सोमाली प्लेट किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। तो सोमाली प्लेट भी वर्तमान में अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा हो जाता है, इसको भी आप आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। बात रही सुंडा प्लेट और अरेबियन प्लेट की, तो सुंडा कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, तो डेफिनेटली हम क्या राइट करके आएंगे, अरेबियन प्लेट जो है वह अरावली प्लेट किस प्लेट से अलग हुई है, तो अरेबियन प्लेट से। ठीक है, हमने 10 बहुविकल्प प्रश्नों में किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है उसके बारे में बात की। ये रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी, आप लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटीटी, सीटेट, एमटेट, मेथड, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट या मैथ्स, किसी भी विषय को अगर आप बेहतरीन तरीके से या ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना चाहे तो आप रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर पर जाकर रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी समस्या या आपको रीचेबिलिटी करनी है तो इस कॉल पर भी, ठीक है। वर्तमान में जो कोर्स है जिसमें महत्वपूर्ण कोर्स स्कूल लेक्चरर फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया है, और फाउंडेशन कोर्स में एक फाउंडेशन कोर्स का महाकुंभ है जिसमें फर्स्ट पेपर के डिफरेंट पार्ट, जितने भी पार्ट है उसकी बात कर लीजिए। सेकेंड पेपर में महत्वपूर्ण रूप से एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी का पार्ट भी तैयार है। और अगर केवल आप भूगोल के प्रश्न, क्योंकि इस बार की परीक्षा में भी भूगोल के 7 से 8 प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों की अगर आप अलग से तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की, तो मात्र 299 रुपयों में रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद, हमेशा आप जुड़े रहें। और भूगोल के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र राज सिंह आपको हर क्लास में किस तरीके से भूगोल के गुरुतम रहस्यों को, जिसमें आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जहां हमें पता भी नहीं होता कि किस प्रकार हमें प्रश्नों को हल करना है, मैं आसानी से आपको कारण सहित किस प्रकार उत्तर देना उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।